जानेंगे सेबी क्या क्या करता है। तो एक तो ये कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, एट द सेम टाइम ये कमोडिटी मार्केट को भी ऋचा रेगुलेट ऋचा, करती वॉइस ब्रेक कर है। रही है काफी ज्यादा, आवाज तो समझ यहाँ में पे नहीं भी आ रहा इंटरनेट इशू हो ही है सुबह से, तो मैं एक बार ही रिज्वाइन करती हूँ, आप लोग मुझे बताना फिर कैसे, ठीक है। है। ओके ओके। हेलो, अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ मैम, फिर से बोलिए। हेलो, अभी आ रही है आवाज सर? फिर से वही ब्रेक कर रहा है, फंस फंस की आवाज आ रही है। एक मिनट दीजिए, मैं अ, So, pretty. हेलो हेलो, अब आवाज कैसी है? हाँ अभी थोड़ी सी सही है। ठीक है, मैंने भी रिकनेक्ट किया, हो सकता है मेरा हॉटस्पॉट थोड़ा एक्ट अप करे, आज वो सुबह से कर ही रहा है। तो हम देखते हैं कैसा जाता है, ठीक है। अभी ठीक है। कुछ होगा तो आप मुझे बता देना। ओके। आई होप स्क्रीन दिख रही होगी। तो मैं आपको बता रही थी कि जो सेबी है, सेबी सिर्फ ना सिर्फ कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, बट कमोडिटी मार्केट, यानी अगर आप गेहूं चावल बीन्स वगैरह भी अगर बेचना चाहो स्टॉक मार्केट पे, उसके लिए कमोडिटी मार्केट होता है। जो पहले कौन मैनेज करता था? फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, क्योंकि ये सारी जो ट्रेडिंग होती है ना, उसको फॉरवर्ड ट्रेडिंग कहते हैं, जो कमोडिटी पे ट्रेडिंग होती है। अब 2015 में ना सेबी को इस पे जिम्मेदारी दे दी गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कमोडिटी मार्केट को अब कौन रेगुलेट करता है? सेबी, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये ना कौसी जुडिशियल, कौसी एग्जीक्यूटिव और कौसी लेजिस्लेटिव बॉडी है। ये कुछ रेगुलेशन भी बना सकता है, अपने इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकता है, एग्जीक्यूटिव भी बन सकता है, और ये कुछ जुडिशियल लेजिस्लेशन भी ला सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेबी ये तीनों वर्क परफॉर्म करता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। तो एक और चीज ध्यान रखना है कि जितनी भी कंट्री में रेगुलेटर्स हैं, चाहे वो पेंशन के हो, चाहे वो इंश्योरेंस के हो, चाहे वो सिक्योरिटी का हो, वो सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आते हैं। सिर्फ जो आपका ओवरऑल रेगुलेटर है आरबीआई, वो किसी मिनिस्ट्री का पार्ट नहीं है, बाकी सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ही पार्ट है, ठीक है। अभी छोटे मोटे टिडबिट्स देख लेते हैं। देखो, अभी तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए चीजें चल रही हैं, तो सेबी ने बहुत सारे एफर्ट लिए, जैसे कि एक आपका स्कोर्स है। तो स्कोर्स क्या करता है, जैसे बताया हुआ है कि सेबी, एस फॉर सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेसल सिस्टम। तो ये क्या करता है कि एक सेंट्रलाइज ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, जो कि अगर आपको कोई भी कंप्लेन है पर्टेनिंग टू सिक्योरिटी मार्केट अगेंस्ट लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी या इंटरमीडियरीज ऑल्सो, तो आप जाके स्कोर्स की वेबसाइट पे जाके उसको लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। फिर अब ये है कि ये मैंडेटरी है कि नहीं है। तो हाँ, अगर आपको कंप्लेन लॉन्च करनी है तो यू हैव टू यूज कोर्स, ये मैंडेटरी बना दिया गया है सेबी के द्वारा, ठीक है। इसके बाद है एक अथॉरिटी बनी है इन्वेस्टर की एजुकेशन बढ़ाने के लिए, तो ये है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। तो ये बेसिकली एक अथॉरिटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर है। इन्वेस्टर्स वगैरह को कौन डील करता है? कॉर्पोरेट ना। तो इनका काम क्या है कि ये एक फंड को मेंटेन करते हैं और उसको एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। और जो बाकी के शेयर्स है, अनक्लेम डिविडेंड्स है, मैच्योर डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स वगैरह है, उनके रिफंड्स प्रोवाइड कराते हैं,
ठीक है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज एजुकेशन, यानी कि फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोवाइड करता है। और ये अथॉरिटी कब बनी है? ये बनी है 2016 में। तो इतना तो नहीं पूछेंगे, बट ये मिनिस्ट्री पूछ सकते हैं, तो मिनिस्ट्री आप ध्यान रखना। इसके बाद ना वन ऑफ इट्स फर्स्ट इंडिया का बुलियन एक्सचेंज आया, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX। ये इंडिया का पहला बुलियन एक्सचेंज। बुलियन मतलब क्या होता है? गोल्ड। तो क्या होता है कि इंडिया में जो गोल्ड का मार्केट है, ऐसा तो कोई मार्केट है नहीं, है ना। हमें एक सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम पता है, बाकी गोल्ड के लिए बहुत ज्यादा कोई एफर्ट है नहीं। तो जो पहली बार इंडिया का बुलियन यानी कि गोल्ड में ट्रेड करने वाला इंडेक्स आया या फिर एक्सचेंज आया है, वो कहाँ पे लॉन्च हुआ है? अपने वही जहाँ पे सबसे ज्यादा पैसे होते हैं इंडिया में, गुजरात में। तो IFSC में हुआ है और गिफ्ट सिटी में हुआ है, गांधीनगर में, ठीक है। और इसका काम क्या है कि कंट्री के लिए एक स्टैंडर्ड गोल्ड प्राइसिंग को सेट कर देना, ताकि जो स्मॉल बुलियन डीलर्स हैं या जो ज्वेलर्स हैं, ये अपने प्रेशियस मेटल्स को या फिर गोल्ड वगैरह को एक दूसरे से एक्सचेंज कर पाए या ट्रेड कर पाए, ठीक है। इसके बाद है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। तो मतलब बेसिकली लिमिटेड है तो एक कंपनी ही है, और इसका कुछ काम नहीं है। ये क्या करती है कि ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड शेयर डिपॉजिटरी है, जो कि 1999 में फाउंड हुई थी, अलोंगसाइड विद इट्स अदर स्टेट ओन काउंटर पार्ट लाइक NSDL। ये सब फालतू बातें, इतना कुछ नहीं करना है आपको, बस ये इंश्योर करना है कि ये डिपॉजिटरी है ना, ये शेयर्स की डिपॉजिटरी है। मतलब जितने भी कंट्री के पास शेयर है ना, कंज्यूमर ने जितने भी अपने शेयर खरीद के रखे हुए हैं, उसको डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में स्टोर करने का काम करती है ये कंपनी, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। इसको कौन मैनेज करता है? तो शेयर को कौन मैनेज करता है? या तो BSE करता है, तो NSE करता है, तो इसको कौन करता है? BSE, ठीक है, अलॉन्ग विद सम लीडिंग बैंक्स, क्योंकि आप शेयर वगैरह अपने डीमैट अकाउंट बैंक में तो बनाओगे, तो इसीलिए आपको बस BSE ध्यान रखना है, और ये काम क्या करता है ये ध्यान रखना है। इसके बाद फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो अब ये क्या काम करेगा? पहली बात, प्राइवेट लिमिटेड है तो कंपनी है, कंपनी है तो कंपनीज एक्ट के अंदर ही रजिस्टर्ड होगा। और इसका काम क्या है कि ये बेंचमार्क स्टैब्लिश करता है। नाम दिख रहा है ना, फाइनेंशियल बेंचमार्क। किसके बेंचमार्क करेगा? कि मनी मार्केट है तो मनी मार्केट का बेंचमार्क क्या होना चाहिए? एक अच्छा स्टॉक कैसा होना चाहिए? एक अच्छी सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए? गवर्नमेंट सिक्योरिटी के क्या बेंचमार्क होने चाहिए? फॉरेन एक्सचेंज के क्या बेंचमार्क होने चाहिए? ये सारी चीजें ये कंपनी डिसाइड करती है। और इसको ओन कौन करता है? इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, FEDIA और FIMMDA। पता नहीं इसका क्या फुल फॉर्म है, तो मैंने देखा भी नहीं है और ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसका काम क्या है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड सेटअप करता है। इंडिया में स्टैंडर्ड कौन सेट करता है? एक तो आपका मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट लिबोर सेट करता है। दिस इज सिमिलर टू लिबोर ऑफ लंदन। ये हमने देखा था, ये लिबोर अभी पिछले सेशन में देखा था। क्या करता है? लंदन के या फिर ऑल मतलब पूरे वर्ल्ड के अक्रॉस ये स्टॉक्स के स्टैंडर्ड को सेट करता है, बेंचमार्क को सेट करता है। तो मुंबई वाला किसके लिए करता है? इंडिया के लिए करता है। ऐसे ही मुंबई इंटर बैंक फॉरवर्ड ऑफर रेट, ये सब फलाना रिमा का बेंचमार्क सेट करता है, ठीक है। इसके बाद एक कमीशन आता है, ये सिक्योरिटी रेगुलेटर का कमीशन है, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी रेगुलेटर कौन है? सेबी, ठीक है। और बाकी भी सिक्योरिटीज अगर कहीं पे हो, जैसे कि हमारे यहाँ पे BSE में सिक्योरिटीज फ्लोट करती है, NSE में सिक्योरिटी फ्लोट करती है, आपका MCX में सिक्योरिटी फ्लोट करती है। तो ये सारे जो होते हैं ना, ये सारे सिक्योरिटी रेगुलेटर्स विल बी अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड में है, स्पेन में है। इट वाज फाउंडेड इन 1983। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका काम क्या है कि एक ग्लोबल रेगुलेटरी रिफॉर्म सेटअप करता है सिक्योरिटी रेगुलेटर्स के लिए, कि वो किस तरीके से अपनी कंट्री की सिक्योरिटीज को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए दो ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखना कि G20 के साथ काम करता है, FSB के साथ काम करता है। इंडिया की तरफ से कौन मेंबर होगा? सेबी होगा, BSE होगा, NSE होगा, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज होगा, और आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी इसका एसोसिएट मेंबर होगा, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं देखना, बस आपको हेडक्वार्टर का ध्यान रखना है, ये करता क्या है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड है, इंडिया की तरफ से कौन मेंबर है, बस इतना काफी है। फिर इसके बाद ये वाली चीजें तो मुझे बहुत ही ऐसी बेकार लगी। एक बस मैं आपको बता दूं कि हाइब्रिड सिक्योरिटी क्या होती है। देखो, हाइब्रिड सिक्योरिटी मतलब ये है कि आपके पास दो टाइप की सिक्योरिटीज हैं, ठीक है। एक क्या होती है? एक तो इक्विटी होती है, और एक आपका डिबेंचर होता है या फिर डेट होता है, ठीक है, या जिसको आप बॉन्ड्स कह लो, डिबेंचर बॉन्ड्स। अगर कोई सिक्योरिटी आपके पास है जो कि हाइब्रिड नेचर की है, उसका आधा नेचर 50% इक्विटी है और 50% डेट नेचर का है, तो ऐसी सिक्योरिटीज को हाइब्रिड सिक्योरिटी कहते हैं। और
सेबी ने अभी अभी क्या किया था, अभी ये सारी सिक्योरिटी को मैनेज भी करेगा, तो इसने क्या किया, 20 मेंबर कमिटी फाउंड करी अंडर द योर चेयरमैनशिप ऑफ केवी कामत। ये सब ना सीडीएस सीएपीएफ पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी कमिटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यूपीएससी तो आज नहीं पूछेगी। तो इनका काम क्या था कि आप कुछ रिकमेंडेशन दो कि हम अपने प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को कैसे रोबस्ट बनाए हाइब्रिड सिक्योरिटी यूज करने के लिए, क्योंकि अभी तक हम हाइब्रिड सिक्योरिटी यूज नहीं कर पा रहे हैं। हाइब्रिड सिक्योरिटी के इंस्ट्रूमेंट इंडिया में क्या है, तो जैसे इनविट्स है, तो इनविट क्या होता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे इक्विटी शेयर डिस्ट्रीब्यूट करता है और बाकी लोगों को डिबेंचर शेयर देता है। ऐसे ही रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए रीट्स होता है, ऐसे प्रेफर्ड स्टॉक होता है, तो ये हाइब्रिड सिक्योरिटीज होती है, ठीक है। फिर एक पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी हिसाब से एक पूछा जा सकता है, इसमें क्या होता है कि जो ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन के शेयर होल्डर है ना, इनके पास क्या इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है, इनके पास इजी एक्सेस होता है शेयर्स का। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे कंपनी एडिशनल शेयर इशू करती है ना, ये सोच के कि बाहर के लोगों को ये शेयर मिलेगा, तो ये अंदर वाले शेयर होल्डर इसको हड़प लेते हैं। तो ये जो शेयर होल्डर्स है ना, ये कुछ डिस्काउंट में जो एडिशनल शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं उन सबको खुद ही परचेज कर लेते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई बाहर की पार्टी है जिसको एडिशनल शेयर खरीदना था, उसके लिए ये शेयर महंगे हो जाएंगे और इंटरनली शेयर होल्डर के लिए सस्ते हो जाएंगे, ठीक है। तो बाय आउट जो है वो कॉस्टली पड़ जाता है दूसरी पार्टी के लिए। बस इसमें इतना ही था और कुछ नहीं। एक इनविट बता देती हूँ। इनविट्स क्या होता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। तो बेसिकली ये एक ट्रस्ट है जिसको कौन रेगुलेट करेगा, देखो ये भी सिक्योरिटी से रिलेटेड है ना, तो इसको कौन रेगुलेट करेगा, सेबी, ठीक है। और सेबी ने रेगुलेशंस इशू करी थी 2014 में, जब रीट्स भी बना था रियल एस्टेट के लिए और इनविट्स बना था इन्वेस्टमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि जो लिस्टेड एंटिटीज होती है ना, वो खुद ही अपनी जो, जैसे सपोज करो कोई प्रॉपर्टी बना रही है, किसी कंपनी ने आके बोला कि हम एक बिल्डिंग कर रहे हैं, तो वो उस बिल्डिंग को खुद ही ऑपरेट करेंगे, उस बिल्डिंग को खुद ही मैनेज करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन पैसा जुगाड़ लेंगे बाहर से। तो ट्रस्ट के पास जो पैसा है ना, वो आम आदमी से आ सकता है, किसी हाई नेटवर्क इंडिविजुअल से आ सकता है, किसी कंपनी के पास से आ सकता है, लेकिन उस पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करने का, ऑपरेट करने का और इन्वेस्ट करने का या इनकम जनरेट करने का काम आपका प्रॉपर्टी ओनर का ही होता है, ठीक है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एक म्यूचुअल ट्रस्ट है कि जिसमें आप, मैं, सब लोग, अगर कोई भी बिल्डिंग बन रही है तो हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट किस टाइप का होता है, हाइब्रिड सिक्योरिटी होती है। कुछ शेयर्स होते हैं इसमें और कुछ इसमें डिबेंचर्स होते हैं, इक्विटी होते हैं, कुछ डिबेंचर्स होते हैं, ठीक है। फिर इसमें देखो, इसमें लिखा ही हुआ है वैसे कि ये म्यूचुअल फंड जैसे हैं, क्योंकि आपको रिटर्न मिलेगा। जैसे म्यूचुअल फंड में हम एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर लेते हैं ना, बहुत सारे अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स का, ऐसे इसमें भी ऐसा होता है कि बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स का एक बास्केट बनता है, उसमें आप पैसे डालते हो, बाद में आपको रिटर्न मिलते हैं। म्यूचुअल फंड जैसे ही होता है, इसमें बहुत ज्यादा मार्केट रिस्क नहीं होती। व्हाट इट इनेबल्स कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी है, हमारे और आपके जैसे लोग जो 1-2 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर इसके बाद आते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, क्योंकि हमें सेबी आपको करा रही थी, तो सारे हम एक बार ही रेगुलेटर्स देख लेते हैं। देखो इंश्योरेंस ये थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि इंडिया में ना इंश्योरेंस पेनिट्रेशन काफी कम चल रहा है। हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन सिर्फ 4.2% का है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम चल रहा है ना हमारे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू और विथ रिस्पेक्ट टू द जीडीपी, ये सिर्फ 4.2% का है। इसको इंश्योरेंस पेनिट्रेशन मतलब ये नहीं होता कि कितने लोगों के पास इंश्योरेंस है, ये है कि कंट्री की टोटल जीडीपी कितनी थी और उसमें से कंट्री को टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम कितना मिल रहा है, ठीक है। तो वो इंडिया का बहुत पुअर चल रहा है। अब इसको, ये जो बुरा चल रहा है, इसको ठीक करने के लिए इसकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसने कुछ रेगुलेशंस लाए हैं। तो रेगुलेशंस किस नेचर के होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने को, क्योंकि हमको इंश्योरेंस को भी फ्लेक्सिबल करना है, ऑलरेडी पेनिट्रेशन कम है। इसी से दो वर्ड सबसे पहले समझ लेते हैं। एक है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। देखो पेनिट्रेशन मतलब क्या होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज को वाइडर स्केल में कितना ज्यादा डाल पा रहे हो। तो वाइडर स्केल में क्या है हमारे पास, जीडीपी। कंट्री के पास टोटल जीडीपी बन रही है, उसमें कितना टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेनिट्रेट हो गया है, कितना इंश्योरेंस प्रीमियम मिल रहा है, इसको इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कहते हैं। और डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी जैसे हम पढ़ते हैं ना कि कोई भी चीज पर यूनिट एरिया, जनरली हम पॉपुलेशन में कैलकुलेट करते हैं, तो ऐसे इंश्योरेंस डेंसिटी मतलब कि कितना इंश्योरेंस प्रीमियम मिल रहा है कंट्री में एज कंपेयर टू द टोटल पॉपुलेशन।
तो ये दोनों का डिफरेंस आप एकदम ध्यान रखना। हो सकता है यूपीएससी स्टेटमेंट बनाए और इसको रीशफल कर दे, यहाँ जीडीपी लिख दे और यहाँ पे आपका पॉपुलेशन लिख दे, ठीक है। अब जो इंश्योरेंस का रेगुलेटर है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं, क्योंकि विजन में सबसे पहले वही दिया है। तो आईआरडीआई जो है ना, इसका हेडक्वार्टर सबसे पहले ध्यान रखो, क्योंकि जितने भी इंश्योरेंस जितने भी रेगुलेटिंग बॉडी है ना, सबका हेडक्वार्टर जनरली मुंबई में होता है, लेकिन इंश्योरेंस वाले का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, ठीक है। और ये बना कब था, ईयर इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है। तो 1999 में ये बना था अंडर द आईआरडीआई एक्ट ऑफ 1999 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आर एन मल्होत्रा। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू सीडीएस सीएपीएफ काइंड ऑफ एग्जाम्स, नॉट यूपीएससी पर से, पर ये आप ध्यान रखना, आर एन मल्होत्रा कमेटी ने ये इंश्योरेंस का रेगुलेटरी बॉडी बोली थी करने के लिए। अब नए रूल्स क्या है, देखो पहला रूल ये है कि अगर कोई कॉर्पोरेट एजेंट है, ठीक है, कॉर्पोरेट एजेंट जैसे सपोज करो कि आपका आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है, इसको अपने लोगों को इंश्योरेंस देना है, अपने जो सर्विस टेकर्स हैं इनको इंश्योरेंस देना है। तो पहले क्या होता था कि ये मैक्सिमम 4 लोगों के साथ अपना इंश्योरेंस टाइप कर सकते थे, पर अब ये 9 इंश्योरर्स के साथ टाइप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इंश्योरर्स जो होंगे ना उनको बूस्ट मिलेगा, ज्यादा पेनिट्रेशन मिलेगा, ज्यादा वो अपने कॉर्पोरेट कल्चर में इंक्लूड कर पाएंगे, मतलब अपने आप को इंक्लूड कर पाएंगे, ज्यादा लोगों तक इंश्योरेंस फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म है, अगर कोई मार्केटिंग फर्म है, ठीक है, तो वो 6 इंश्योरेंस तक के साथ टाइप कर सकते हैं। तो बेसिकली नंबर ऑफ टाइप्स कितने हो सकते हैं उसको इनलार्ज कर दिया गया है। एक एक डिटेल नहीं पढ़ना, बस क्रक्स समझो कि फ्लेक्सिबल कर दिया है सब कुछ। दूसरी चीज, जो रेगुलेटरी सैंड बॉक्सिंग एक्सपेरिमेंट होता है ना, उसकी लिमिट भी बढ़ा दी है। पहले 6 महीने तक आप कर सकते थे, अब आप 36 मंथ तक कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, देखो कोई भी जो प्रोडक्ट आता है ना, तो सबसे पहले जैसे हम कहते हैं ना कि दवाई को सबसे पहले चूहे पे टेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि उसके क्या रिपरकशंस है, आउटकम क्या है, उसको पूरी सिचुएशन में देखते हैं कि एक लाइफ के साथ वो कैसे डील कर रहा है। वैसे ही जब भी इंश्योरेंस का कोई भी प्रोडक्ट आता है, नया प्रोडक्ट, तो उसको सबसे पहले लाइफ टेस्टिंग करी जाती है लोगों के बीच में, ठीक है। इसी को कहते हैं रेगुलेटरी सैंडबॉक्सिंग। आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हो कि ये रियल टाइम मार्केट में आ गया है, और आप उसके बाद ऑल्दो आप रियल टाइम मार्केट में इसको लाते नहीं हो, सिर्फ ऐसा ऐसा क्रिएट करते हो सिचुएशन कि रियल टाइम में आ गया है, कुछ सैंपल सेट, कुछ लोग होते हैं आपके पास, और वो लोगों के साथ आप एक्सपेरिमेंट करते हो कि इसके साथ आपको, इस प्रोडक्ट के साथ क्या आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, क्या इसके चैलेंजेस हैं, और क्या इसका वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो पहले क्या था कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का जब 6 महीने था, तो यार ये बहुत कम था। बहुत सारे जो प्रोडक्ट मेकर्स होते थे डिस्करेज होते थे कि हम इतना अच्छा इंश्योरेंस प्रोडक्ट कहाँ से लाए, इतनी जल्दी कैसे टेस्ट करें। तो गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा के 36 मंथ्स कर दिया, ठीक है, विच इज 3 साल। अब दूसरी चीज कि क्या होता था, जब भी कोई एजेंट आता था या जब भी कोई कंपनी आती थी, जिसको कुछ कैपिटल रेज करना होता था अपनी इंश्योरेंस कंपनी के लिए, तो पहले ना उसको हर बार रेगुलेटरी कंप्लायंस या फिर रेगुलेटरी अप्रूवल मांगना पड़ता था आईआरडीआई से। अब आईआरडीआई ने बोला भाई तुम्हें पैसे ही तो कमाना है ना, तो इसमें हम कैसे रोक सकते हैं, तो आप जाके अपना कैपिटल अर्न करो बिना मेरी परमिशन के, ठीक है। अब आप ये कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स कर सकते हो, या फिर सबऑर्डिनेट डेट दे के भी कर सकते हो। आईआरडीआई आपको कुछ नहीं बोलेगा, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगी, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है ना, ऐसी किसी पर्सन के लिए, जिसको कहेंगे अपॉइंटेड एक्चुअरी, बेसिकली ये इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स होते हैं, तो इन लोगों के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है इसको भी फ्लेक्सिबल कर दिया गया है, ठीक है। दूसरी चीज कि अगर किसी ने प्रीमियम प्रॉमिस करके रखा था लेकिन प्रीमियम डिलीवर नहीं किया है, कुछ ड्यूज हो गए हैं ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, तो पहले उसको 180 डेज के अंदर ही इंसॉल्वेंट मान लिया जाता था, अब 1 साल दिया जाएगा इंसॉल्वेंट मानने के लिए, यानी कि अब आप रिकवरी करो आराम से, ठीक है, आपको इतनी जल्दी गवर्नमेंट इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं करेगी। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी सिंपल बना दिया, ये फलाना दिमाग का बहुत ज्यादा ये नहीं है, बस आपको देखना है रूल्स ओवरऑल फ्लेक्सिबल हो गए। अब यूज एंड फाइल प्रोसीजर क्या होता है, यूज एंड फाइल प्रोसीजर अगेन सारी चीजों को फ्लेक्सिबल बनाने का एक तरीका है आईआरडीआई का। वो बोलता है कि जो ऑथराइज्ड लाइफ इंश्योरेंस है ना, जैसे आपका स्टार इंश्योरेंस हो गया, कोई हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ये सारी कंपनी ये अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकती है बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के, उनको अप्रूवल नहीं चाहिए। आप प्रोडक्ट लॉन्च करो, रेगुलेटरी सैंडबॉक्सिंग करो, काम किया तो मार्केट में लाइव लॉन्च कर दो, ठीक है। ये इंडिया में ऐसा नहीं है पहली बार आ रहा है, हेल्थ और इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लेके पहले से ही था, लेकिन अभी बाकी सारे और प्रोडक्ट्स के लिए भी, जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस, किसी और चीज का, टीवी वीवी का इंश्योरेंस, घड़ी का इंश्योरेंस, कुछ भी बोल दो, ये सारे प्रोडक्ट्स जो है इनके लिए भी अब ये नो प्रायर अप्रूवल वाली प्रोविजन आ गई है।
अब माइक्रो इंश्योरेंस क्या होता है, देखो क्या होता है कि इंश्योरेंस जब आप लेने जाते हो ना तो आपको बहुत सारा पैसा देना पड़ता है सिस्टम में। आपको जैसे आपको पता होगा कि आपको प्रीमियम डिपेंड करता है कैसा मिलेगा कि आप कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो। अब जो लो इनकम लोग होते हैं ना उनमें इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इसीलिए कम होता है क्योंकि माइक्रो इंश्योरेंस की सुविधा ही नहीं है। आप 2000-4000 में इंश्योरेंस खरीद ही नहीं सकते। तो आईआरडीआई ने बोला कि हमें ऐसे माइक्रो इंश्योरेंस मॉड्यूल्स बनाने चाहिए जो कि अफोर्डेबल हो, सस्ते में, मतलब 1000 से 2000 के प्रीमियम पे खरीदे जा सके, और ये लो इनकम पीपल को इंश्योरेंस पेनिट्रेशन करवाएंगे। ठीक है, तो ये आपका इंश्योरेंस वाला हो गया। अब एक बार आईआरडीआई ये देख लेते हैं कौन से एक्ट से आया था, मल्होत्रा कमेटी से आया था, ये हमने देख लिया। और मैंने आपको पहले ही बताया सारी रेगुलेटरी बॉडीज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ना ये इशू करता है और कोई नहीं करता। ठीक है, मतलब सारी की सारी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंदर ही आती है, तो ये आपको एक ध्यान रखना है। फिर इसका कंपोजिशन क्या होता है, इसमें 10 टीम मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन होता है, 5 होल टाइम मेंबर होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। सब आपसे कभी नहीं पूछेगा, कभी भी नहीं पूछेगा, तो रहने दो। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इंडिया में पेंशन का सिस्टम क्या चल रहा है और पेंशन के रेगुलेशंस देखेंगे अब। ठीक है, तो अभी तक तो इंश्योरेंस देख रहे थे, अब पेंशन का ऐसा चल रहा है कि जो हमारा न्यू, अभी देखो हमारे पास ना 2 टाइप के पेंशन सिस्टम चल रहे हैं। एक तो जो 2014 में न्यू पेंशन सिस्टम लॉन्च हुआ, और एक जो पुराना ओल्ड पेंशन सिस्टम चल रहा था, ये अभी भी एग्जिस्टिंग है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ना बहुत सारी कंफ्यूजन है, और ओवरऑल जो हमारा पेंशन सिस्टम है ना काफी कॉम्प्लेक्स और फ्रेगमेंटेड है। ठीक है, तो इसी को ही यूनिफॉर्मलाइज करना है हमको, इसीलिए इस चीज पे बहुत ज्यादा डिबेट चल रही थी, तो फिर इस चीज पे विजन ने कवरेज दे दिया आपको। अब सुनो, देखो जो पब्लिक सर्वेंट्स होता है ना उनको जो पेंशन मिलती है, स्पेशली 2014 से पहले तक के जो पब्लिक सर्वेंट थे उनको जो पेंशन मिलती है वो ओल्ड पेंशन सिस्टम के अंडर मिलती है। ये ऑब्वियसली सिर्फ पब्लिक सर्वेंट यानी सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलेगा, और इसमें ना कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। मतलब गवर्नमेंट को इतना देना है तो देना है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि सपोज करो कि आपने ओपीएस सिस्टम में कुछ पैसे जमा करके रखे थे और आपको रिटर्न प्रॉमिस था 20,000 का, और 10 साल बाद आपको 10,000 मिल रहा है। ऐसा नहीं, 20,000 प्रॉमिस तो उतना ही होगा, कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ये सारे पैसे जो कलेक्ट कर रही है ना ओपीएस सिस्टम से, इसको ये सिक्योरिटीज में नहीं डालती, मार्केट में नहीं डालती, अपने पास ही रखती है। ठीक है, और उसको डबल करके देती है या अपने तरफ से इक्वल शेयर देती है। दूसरी चीज, ओपीएस सिस्टम का एक नेगेटिव ये था कि इसमें ना एम्प्लॉय को कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। सपोज कि आप ओपीएस सिस्टम में पैसा लगा रहे हो 2,000, तो आपको यहाँ पे टीडीएस फिर भी कटेगा 10% का, तो आपको इन दी एंड 1800 ही आप दे पाओगे। तो इसमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता था, लेकिन एनपीएस में टैक्स बेनिफिट अब मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज कि इट प्रोवाइडेड फिक्स्ड मंथली पेंशन ऑफ 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी। आप जब रिटायर हो रहे हो, आपकी लास्ट सैलरी 50,000 थी, तो आपको 25,000 तक का तो फिक्स्ड मंथली पेंशन मिलेगा ही मिलेगा अंडर ओबीएस। लेकिन एनपीएस सिस्टम में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब सुनो, एनपीएस बताने से पहले एक बारी ओपीएस का एक और चीज बता दूं कि ना सिर्फ सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बट जितने भी आर्म्ड फोर्सेस के पर्सोनल्स है ना, ये सारे भी अभी ओपीएस में ही कवर्ड है, ताकि इनको ज्यादा सिक्योरिटी मिले। एनपीएस ना ज्यादा सिक्योर नहीं है, लेकिन हाँ एनपीएस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए नहीं है, एनपीएस सारे सिटीजन के लिए। तो अगर आप 18 साल से 65 ईयर्स तक के हो तो आप एनपीएस में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, आप एक कुछ पर्टिकुलर अमाउंट पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और गवर्नमेंट उसको जाके बाद में रिटर्न्स के साथ आपको पे करना स्टार्ट कर देगी वंस यू गेट द रिटायरमेंट एज और वंस यू डिक्लेयर दैट यू आर रिटायर्ड। ठीक, अब देखो, एक मिनट, हाँ, अब देखो हमारे पास कौन कौन सी स्कीम्स है पेंशन की। हमारे पास अटल पेंशन योजना है, हमारे पास प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये किसके लिए है? ओल्ड एज के लिए है। ठीक है, फिर इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम भी है, ये सारी है। फिर हमारे पास एक एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है। ये क्वेश्चन मैंने शायद यूपीएससी के किसी पीवाईक्यू में देखा था कि जो ईपीएफ स्कीम है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी होती है, तो नहीं होती। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को ये सारी स्कीम्स नहीं मिलती हैं जो कि ईपीएफओ कवर कर रहा है। ठीक है, जनरली ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयज को ही ये स्कीम मिलती है। ठीक है, अब एनपीएस देख लेते हैं। देखो एनपीएस आया क्यों? क्योंकि ओपीएस फेल कर रहा था। ओपीएस की वजह से क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा वेस्ट हो रहा था। गवर्नमेंट बोली थी इतना तो आ नहीं रहा जितना जाता जा रहा है, और लोगों की गवर्नमेंट के ऊपर अननेसेसरी ना लायबिलिटी बन गई थी कि जैसे लोगों, अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि लोग 70 साल ही जिएंगे तो 70 साल तक ही पेंशन देना पड़ेगा, लेकिन अब लोग 100 साल जी गए तो अब लोग उसको गवर्नमेंट को 30 साल और पेंशन देनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि यार इतनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने की वजह से तो हमारा जो
पेंशन लायबिलिटी वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। दूसरी चीज, रेवेन्यू हमारे पास आ नहीं रहा, क्योंकि लोग उतना इन्वेस्ट कर नहीं रहे सिक्योरिटी में या फिर पेंशन वाली स्कीम में, और ले ज्यादा रहे। तो इस वजह से क्या हुआ, 2004 में एक रिपोर्ट आती है जिसको ओएसिस रिपोर्ट कहते हैं, ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट आती है, जो कि बोलता है कि आपको ओपीएस को रिप्लेस करके एनपीएस बनाना चाहिए, जो कि ना सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बट सारे नेशनल्स के लिए, सारे सिटीजन के लिए एप्लीकेबल हो। तो एनपीएस स्कीम में क्या आता है, देखो इसमें ना, इसमें डिफाइंड कंट्रीब्यूशन रहता है, कुछ एम्प्लॉय देता है और बाकी का कुछ गवर्नमेंट देती है, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, इवन इफ आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो तो भी आप इसको अवेल कर सकते हो। आपकी एज लिमिट 18 से लेके 65 ईयर्स तक की होनी चाहिए। क्या इसमें रिस्क इन्वॉल्व है? यस, क्योंकि गवर्नमेंट सारे आपके पैसे लेके ना मार्केट में डाल देती है, एंड मार्केट आर सब्जेक्टेड टू, एनीथिंग इन्वेस्टेड इन मार्केट इज सब्जेक्टेड टू रिस्क, तो हम सुनते ही है। तो इसीलिए इसको भी मार्केट रिस्क रहती है। फिर टैक्स बेनिफिट देखते हैं, तो टैक्स डिडक्टेबल जो इसका रहता है वो, सपोज करो कि आपने एक साल में 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है, तो अंडर सेक्शन 80C आपका जो टैक्स डिडक्टेबल रहता है वो मतलब फ्री रहता है, इस यहाँ तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर इससे ज्यादा की आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है तो फिर उसके बाद आपका टैक्स डिडक्ट होना स्टार्ट होता है। 1 मिनट। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हम्म, अब सुनो, देखो अगर आपकी, अब आपको पेंशन अमाउंट कितनी मिलेगी एनपीएस से, ये सुनो। देखो 60% जो पेंशन फंड में है ना, ये पहली बार टैक्स फ्री रहता है, और बाकी का जो भी अमाउंट है वो टैक्सेबल है। आपको कितनी मिलेगी डिपेंड करता है कि आपने कितने का प्रीमियम लिया, आपने कितने का सब्सक्रिप्शन लिया। अनलाइक कि ये इसमें तो डिफाइंड है ना कि लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% आपको हर महीने मिलेगा, इसमें डिपेंड करता है आपने कितने का सब्सक्रिप्शन लिया था। फायदा ये है कि इसमें आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलते, जो सैलरी जो जो आपको पेंशन मिलेगी वो टैक्स डिडक्ट करके मिलेगी, लेकिन इसमें 60% तक का जो पैसा रहेगा वो टैक्स फ्री रहेगा, उसके बाद का आपको टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी पे, विच इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। कब बनी? 2003 में। क्यों बनी? क्योंकि पेंशन को लेके, पेंशन का पेनिट्रेशन बहुत कम था इंडिया में, और ये जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ही बेनिफिट कर रहा था, एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को ये ड्रेन कर रहा था, गवर्नमेंट की ट्रेजरी को ड्रेन कर रहा था। तो ओएसएस रिपोर्ट आती है 14 में, और 14 में बोलते हैं कि एक मॉडल रेगुलेटर बनाना चाहिए जो कि सारी पेंशन को ऑर्गेनाइज कर दे। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? फाइनेंस, क्योंकि मैं बार बार बता चुकी हूँ रेगुलेटरी बॉडी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ही आती है। इसके अंदर कौन कौन सी स्कीम चल रही है? अटल पेंशन, एनपीएस स्कीम, फलाना ढिमाका। इसके कितने मेंबर्स होते हैं? 6 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते, और एक चेयरपर्सन, तो 1 + नॉट मोर देन 6, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हम हमारे एक्सटर्नल सेक्टर पे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मैं अपना जो जो भी मेरी करेंसी है ना, उसको मैं इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल बना दूं। यानी कि लोग जैसे अभी डॉलर को सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल मानते हैं ना, सारे डॉलर्स में ट्रेड करते हैं, हम चाह रहे हैं कि लोग रुपी में ट्रेड करने लगे। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, हम सबसे पहले अपना ही खुद स्टार्ट करेंगे ना, कि जो भी ट्रेड करें अब आगे से वो रुपी में करना चालू करें।
इसके बहुत सारे बेनिफिट है। पहला तो ये डी डॉलराइजेशन कराने का एक एफर्ट है। दूसरा कि इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट भी स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोलेंगे, मतलब एक तरीके से रोबस्ट बनता है, वीक नहीं जाता। तो अब इंटरनेशनलाइजेशन कराया कैसे जाए, तो इसके लिए ना तारापुर कमेटी ने बताया था कि हमें एक फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी चाहिए। उसमें उन्होंने बताया कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी मतलब क्या होता है, क्योंकि जब आप इंटरनेशनलाइजेशन करते हो करेंसी की तभी जाके आप कंप्लीट कन्वर्टेबिलिटी कराते हो करेंट अकाउंट की भी और कैपिटल अकाउंट की भी। सॉरी। तो तारापुर कमेटी ने बताया कि इंटरनेशनल करेंसी मतलब वो है जो कि सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में वाइडली यूज होने लगे, जिसकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाए, जिसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाए अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, इसको कैसे अचीव करेंगे? बाय गेटिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, यानी कि जितने भी मेरे फॉरेन एसेट्स बैठे हुए हैं ना मेरे पास, जितने भी मेरे पास फाइनेंशियल एसेट्स हैं, चाहे वो फॉरेन एसेट्स हो इंडियन एसेट हो, सबके सब मैं रुपए में कन्वर्ट करा पाऊँ। ठीक है, अपनी डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करा पाऊँ एंड वाइस वर्सा, एंड दूसरी करेंसी में भी कन्वर्ट करा पाऊँ। तो इसको बोलेंगे किसको, लेकिन फॉरेन एसेट्स को। इस चीज को कहेंगे फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। क्या इंडिया में ये अलाउड है? नहीं, इंडिया में पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी अलाउड है, आरबीआई इसको मैनेज करता है, लेकिन इंडिया में करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी पूरी तरीके से अलाउड है, यानी कि आप इंडिया की किसी भी करेंसी को इजीली ओपनली कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सारे जो क्रॉस बॉर्डर कन्वर्टेबिलिटी क्यों हो रही है, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो ये ट्रांजैक्शन कौन ओवरसी करता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999 व्हिच हैज रिप्लेस्ड फेरा एक्ट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को रिप्लेस करके फेमा एक्ट बना है। सारे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन यही देखता है। अब ये फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल करेंसी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नहीं देखना, आपको बेसिक समझना है कि इंटरनेशनलाइजेशन क्या होता है, ये कैसे अचीव होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं कि इंडिया में क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए इंटरनेशनलाइजेशन कराने के। देखो, सबसे बड़ा डेवलपमेंट आरबीआई ने किया था। आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क बनाया जिसमें उन्होंने बोला कि आप किसी भी ट्रेड सेटलमेंट को कर सकते हो रुपी में, अगर आपके पास एक स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट है। अगर जैसे जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने ये अकाउंट अपना क्रिएट करवा लिया इंडिया में, तो अब इस अकाउंट से जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे ना, जितने भी ट्रेड सेटलमेंट होंगे, वो फ्रीली रुपी में हो सकता है। ठीक है, बिना आरबीआई के इंटरवेंशन के। तो ये एक पहला ट्रेड सेटलमेंट इन रुपी, ये पहला एक स्टेप था। और दूसरा है कि इंडिया ने ना बहुत सारी कंट्रीज के साथ करेंसी स्वैप अग्रीमेंट कर लिया है। मतलब कि क्या होता है, जैसे आज की तारीख में आप अगर बोलो, डिमांड सप्लाई के बेसिस पे चेंज होता रहता है ना, तो आप बोलो कि 1 रुपी या बोलो कि एक जो येन है, 1 येन इज इक्वल टू, सपोज करो कि 50 रुपीज। ठीक है, ये तो आज का है। ठीक है, और अभी मैं बोल रही हूँ कि 10 साल बाद मुझे मुझे जापान से कोई ट्रेड एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, जापान में मैंने कोई इंटरेस्ट फ्री लोन्स ले लिए, या सपोज मैंने किसी प्रोजेक्ट में जापान के इन्वेस्ट कर दिया, और कुछ साल बाद जाके मुझे उसका रिटर्न मिलने वाला है। मैंने कोई शेयर खरीदा, कुछ साल बाद जाके रिटर्न मिलेगा। तो भाई वो रिटर्न किस बेसिस पे मिलेगा? इस तारीख के बेसिस पे मिलेगा, या उस टाइम पे जो इन्फ्लेशन चल रहा होगा या डिमांड सप्लाई उसके हिसाब से चल रहा होगा? अब अगर तो ये 1 येन इज इक्वल टू 80 रुपीज बन जाता है इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो इंडिया को फायदा है। लेकिन अगर गलती से 1 येन इज इक्वल टू 20 रुपी बन गया, तो इंडिया का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए करेंसी स्वैप अग्रीमेंट एस्टैब्लिश करे जाते हैं। इंडिया ने 23 करेंसी स्वैप्स एस्टैब्लिश करे हैं सिंस 2018 विद नेशंस लाइक जापान, यूएई, सार्क कंट्रीज एटसेट्रा, ताकि इंडिया डिक्लेयर कर देती है उस कंट्री के साथ कि हम एक रेट को पेग कर देते हैं, एक मीडियन रेट को पेग कर देते हैं 60 रुपए को। ठीक है, कि हम ये समझ रहे हैं कि 10 साल बाद 1 येन इज इक्वल टू 60 रुपीज की रेट पे हम आपको इंटरेस्ट वापस करेंगे। इसके लिए आप डॉलर वगैरह यूज मत करो, आप रुपी में करो। तो आप भी येन में खरीदो, हम भी आपको रुपी में दे। ठीक है, और बाद में उसको एडजस्ट कर लेंगे हम एक दूसरे की करेंसी रेट से। तो ये हो गया करेंसी स्वैप। फिर एक क्रॉस बॉर्डर बोरिंग इन रुपी। तो इसमें क्या हुआ, इंडिया ने क्या किया हुआ है, मसाला बॉन्ड इशू कर दिए 2014 में। इसमें अगर किसी इंडियन कॉर्पोरेट को बॉन्ड्स इशू करने हैं ओवरसीज में, तो वो रुपीज में कर सकता है। ठीक है, तो अगर इंडियन कॉर्पोरेट को बॉन्ड को इशू करना है, तो वो रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स इशू कर सकता है इन द नेम ऑफ मसाला बॉन्ड। ये इंडिया के इन्वेस्टर्स के लिए
ये इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं होता, ये बाहर के इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, जो कि इंडियन कॉर्पोरेट करते हैं बाहर, ठीक है। और यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो जनरली फॉरेनर्स होते हैं, ठीक है। मतलब जो जो आपका बॉन्ड है उसको इशू तो इंडियन कॉर्पोरेट ही करेगा, जैसे रिलायंस ने कर दिया, ठीक है, जियो ने कर दिया, लेकिन जो इन्वेस्टर्स होंगे वो फॉरेनर्स होंगे, और वो किस में खरीदेंगे, रुपये में खरीदेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी के आपके एफर्ट्स हो गए। फिर इसके बाद आते हैं कि अच्छा इसके बेनिफिट वगैरह क्या होते हैं। तो कुछ नहीं यार, अगर देखो, अगर आप इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी करोगे तो आपके फॉरेक्स रिजर्व्स जो बन रहे हैं वो भी प्राइमरीली रुपी डोमिनेटेड होने लगेंगे, यानी कि आपको अननेसेसरी फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले केसेस में, ठीक है। फॉरेक्स को मेंटेन करने के लिए भी, जैसे फॉरेक्स में आपका गोल्ड वगैरह आता है, उसको खरीदने के पैसे लगते हैं, तो वो पैसा भी, उसकी भी कॉस्ट कटिंग होती है, ठीक है। तो एक तरीके से आपके लिए फॉरेक्स को रिजर्व करना इजी हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि दो करेंसीज के बीच में ना इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल आता रहता है। मैंने आपको येन और रुपी का एग्जांपल दिया था कि जैसे जैसे डिमांड सप्लाई चेंज होता है साल दर साल, वैसे वैसे एक दूसरे के बीच में इंटरेस्ट रेट भी चेंज होता है, तो उसकी वजह से हमारा फॉरेक्स रिजर्व बहुत इफेक्ट होता था। लेकिन अब जब हम इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी कर रहे हैं, जब हम रुपी में ट्रेड कर रहे हैं, तो वी कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट द फॉरेक्स रिजर्व फ्रॉम इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इशूज, ठीक है। फिर इसके बाद अगर कोई भी एक्सटर्नल शॉक हुआ, जैसे सपोज करो डॉलर गिर गया, तो भाई हम डॉलर पे डिपेंडेंट ही नहीं है, हम तो अपने रुपये में डील कर रहे हैं, तो बाहर की जो एक्सटर्नल शॉक्स हैं उसकी वल्नरेबिलिटी से भी इंडिया बच जाती है, या कोई भी कंट्री बच जाती है जो कि अपना इंटरनेशनलाइजेशन करे रुपये का। तो बेसिकली इंडिया को इंटरनेशनलाइजेशन करना चाहिए, इससे अपनी स्टेचर बढ़ती है, रिस्पेक्ट बढ़ती है कि देखो रुपये में ट्रांजैक्शन हो रहा है। अभी तक छह ही है ना, एक आपका यूरो हो गया, एक आपका येन हो गया, एक आपका रेनमिबी हो गया, एक आपका डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, एक तो इनकी अभी तक हो रहा है ना, इनके कितना अच्छा रिस्पेक्ट और स्टैचर है, हमारा नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम रुपी को भी उतना ज्यादा एक्सेप्टेबल बना दें, ठीक है। फिर ये आपको देखने की जरूरत नहीं है कि आरबीआई की क्या गाइडलाइन है आईटीएस के ऊपर, ये आपको बस ध्यान रखना है कि ये स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट किसके लिए यूज होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, वॉस्ट्रो अकाउंट में क्या होता है, फ्री कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी होती है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी होती है, यानी कि अगर किसी के पास अकाउंट है तो वो क्या कर सकता है, इजीली अपने पैसे को कन्वर्ट कर सकता है अपने रुपीज में या फिर दूसरी करेंसी में, ठीक है, बिना किसी इंटरवेंशन के। तो ये काम करेगा कौन, जनरली आपके ट्रेडर्स करते हैं, इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स, तो उनके लिए स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट का प्रोविजन है, ठीक है। और फिर बाकी सब आपको नहीं देखना है। अब देखो यार, क्योंकि मैंने आपको बताया जितना भी ट्रेड होगा ना इंडिया से, ये सब कुछ कौन से एक्ट के अंदर रेगुलेट होगा, फेमा एक्ट 1999। तो वॉस्ट्रो अकाउंट भी कौन रेगुलेट करेगा, फेमा एक्ट, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे। तो इसकी ना अभी मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस हुई, इससे बहुत सारे डिसीजन आए, उन सब पे नहीं जाना है, बेसिक मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज आई ना फिशरीज पे, इसका ना कोई अभी, मुझे लगता है शायद एनवायरमेंट में पढ़ाया होगा या कहीं पे, तो कि फिशरीज से रिलेटेड भी कोई डब्ल्यूटीओ ने कुछ अभी इशू किया हुआ है, और शायद 500 प्लस में है, अगर कभी रिवीजन का टाइम मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगी। तो डब्ल्यूटीओ ने ना फिशरीज के ऊपर एक लेजिस्लेशन या एक रूल लाया हुआ है कि आप जो अपने एसईजेड होता है ना, एसईजेड वो एरिया है जहाँ पे एसईजेड बोले, सॉरी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जो जोन्स होते हैं आपके, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे किसी एक कंट्री का तो ज्यूरिसडिक्शन होता नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज का होता है, तो यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता, इसको ओपन सीज बोल लो, ओपन सीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता, जो कि 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर होता है। तो डब्ल्यूटीओ ने बोला अपने ये वाले फ्रेमवर्क में कि यहाँ के एरिया में स्पेशली हमें अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग वगैरह को रेगुलेट करना है, ठीक है, हमें इसकी जिम्मेदारी लेनी है। तो एक ये है। फिर देखो यही बात है कि इसमें कहा गया है कि आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी अगर आप फिशिंग कर रहे हो आउटसाइड ईईजेड, क्योंकि अगर यहाँ के लिए सब्सिडी देने लग जाएंगे ना तो सारे लोग जाके अननेसेसरी इररिस्पॉन्सिबल तरीके से एक्सप्लॉइट कर देंगे ईईजेड को, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। दूसरी चीज उन्होंने बात करी कि बहुत सारी कंट्रीज कह रही थी कि जो कोविड वैक्सीन है इस पर आईपी का वेवर मिलना चाहिए ताकि कोविड वैक्सीन सस्ते में अवेलेबल हो। फिर उन्होंने बोला कि एक कंट्री ऑथराइज कर सकती है प्रोडक्शन को, वैक्सीन की प्रोडक्शन को
और कोई कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है और कोई लिमिट भी नहीं रहेगा एक्सपोर्ट्स वगैरह पे, मतलब कि अब आपको कोविड वैक्सीन बहुत इजीली मिल सकती है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि ई कॉमर्स का भी एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है अभी, जो आपका ग्लोबल मिनिमम टैक्स वगैरह चल रहा है, ड्यूटीज लग रही है। तो इन्होंने एक और चीज बोली कि जो एक जो मोरेटोरियम ये लोग दे रहे थे ना ड्यूटीज अप्लाई करने पे, किस पे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पे, ठीक है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब ये डिबेट चल रही थी, इंडिया भी इसमें पार्टी नहीं है, इंडिया इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। कुछ कंट्रीज कह रही थी कि ई कॉमर्स के जितने भी ट्रांजैक्शन है ना, इन पे कुछ ड्यूटीज लगनी चाहिए, लेकिन डब्ल्यूटीओ बोल रहा है कि अभी वर्ल्ड इसके लिए रेडी नहीं है, स्पेशली कंट्रीज, अभी डेवलपिंग कंट्रीज इसके लिए रेडी नहीं है, तो इसके लिए इसको मॉरिटोरियम दे दिया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद फूड सिक्योरिटी पे आते हैं। इन्होंने बोला कि कंट्री जो है ना वो कितना भी एक्सपोर्ट कर सकती है फूड को, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कंट्री ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं खाना नहीं दूंगा या कोई रिस्ट्रिक्शन लगा के नहीं रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको अपने एसडीजीज फुलफिल करने हैं, जीरो हंगर वाले, एसडीजी गोल 2, ठीक है। और हमको क्या करना है कि वी हैव टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन एक कंडीशन है, कोई कंट्री अपना फूड एक्सपोर्ट रोक सकती है अपनी खुद की फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। सपोज उसके पास खुद ही नहीं है तो ऑब्वियसली वो रोकेगी ना बाहर जाने से। तो ये आपने देख लिया। फिर इसके बाद आते हैं पीस क्लॉज क्या होता है। तो डब्ल्यूटीओ का पीस क्लॉज ध्यान रखना, ये ऑपरेशन ऑफ पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, पीस क्लॉज इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सुनिए। देखिए क्या होता है, कंट्री डब्ल्यूटीओ ने ना ऐसी सब्सिडीज बना के रखी हुई है और सब्सिडीज की लिमिट सेट करती है। आपको पता है ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स। एक मिनट, हम 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। हाँ, तो कंट्री डब्ल्यूटीओ ने क्या करके रखा हुआ है कि सब्सिडीज बना के रखी हुई है हर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। कुछ सब्सिडीज बिल्कुल अलाउड नहीं है, कुछ चीजों में सब्सिडी बिल्कुल अलाउड नहीं, कुछ चीजों में रेगुलेटेड है सब्सिडी और कुछ चीजों में सब्सिडी अलाउड है, ग्रीन बॉक्स में अलाउड है। अब क्या होता है सब्सिडीज मतलब क्या, कि मैं अपने फार्मर्स को जबरदस्ती बहुत ज्यादा सपोर्ट दे दूं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, मेरे पास ग्रेन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और मेरे पास ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ गया यानी कि मेरा एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा बढ़ गया। अब ये चीज डेवलपिंग कंट्री ज्यादा अच्छा कर सकती है, डेवलप्ड कंट्री कर सकती है। डेवलप्ड कंट्री उनके पास तो कमर्शियलाइज है ना एग्रीकल्चर, तो उनको कंट्रोल करना पड़ेगा ना, वो कितना सब्सिडी दे सकते हैं अपने फार्मर को, कितना हैंड होल्डिंग दे सकते हैं, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन इंडिया आके बोलती है कि मैं और हमारी जैसे डेवलपिंग नेशन जो है ना, हमें सब्सिडी देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉवर्टी ही नहीं हट रही, हमारे यहाँ पे फूड सिक्योरिटी अभी नहीं आई है। तो इसके लिए डब्ल्यूटीओ ने बोला चलो ठीक है, कुछ कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज रहेंगी, जिनके यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और फूड प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं है, उसके लिए हम एक पीस क्लॉज लाएंगे। यानी कि अबाउट 10 से लेकर 7 साल तक के लिए आप सब्सिडीज दे सकते हो, जो कि एम्बर बॉक्स में आती है, जो कि अलाउड नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपको अलाउ कर रहे हैं ताकि आपकी कंट्री की फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो जाए। तो इंडिया 2020 में पहली कंट्री बना जिसने राइस सब्सिडीज के लिए पीस क्लॉज को इन्वोक किया, और इंडिया टोटल तब से 3 टाइम तक पीस क्लॉज को इन्वोक कर चुका है, ठीक है। क्योंकि 10% सीलिंग जो है वो उसको चाहिए कि फॉर एक्सीडिंग द 10% सीलिंग, क्योंकि इससे ज्यादा क्या था कि अलाउड नहीं है, इससे ज्यादा आप सपोर्ट या सब्सिडी नहीं दे सकते, टोटल प्रोडक्शन का सिर्फ 10% सब्सिडी दे सकते हो। इंडिया उसको एक्सीड करता है, तो इंडिया पीस क्लॉज को बहुत बार इन्वोक कर चुका है, ठीक है। फिर इसके बाद गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट अग्रीमेंट, ये भी डब्ल्यूटीओ का एक प्लान है और इंडिया इसका मेंबर नहीं है, पहली बात तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सुनो इसमें क्या होता है। गवर्नमेंट बोलती है कि डब्ल्यूटीओ बोलता है कि सारे नेशंस ना अपने अपने मार्केट एक दूसरे के लिए खोल दे, ताकि गवर्नमेंट एक दूसरे से प्रोक्योर कर पाए। कि जैसे बांग्लादेश की गवर्नमेंट इंडिया से ले ले, इंडिया की गवर्नमेंट नेपाल से ले ले, नेपाल की गवर्नमेंट भूटान से ले ले, तो ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट इजीली हो पाए, इसके लिए सारे लोग अपने मार्केट पूरी तरीके से खोल लें, टोटल ओपन कर दें। तो इसमें कौन कौन मेंबर्स है, इसमें सिर्फ 21 पार्टीज मेंबर है, डब्ल्यूटीओ के बहुत मेंबर है, 100 के ऊपर है, सिर्फ 21 पार्टी लेकिन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट के अंदर है, और इंडिया इसका पार्ट नहीं है। इंडिया बोलती है कि हमें भी अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, हम रेडी नहीं है। फिर वर्ल्ड में ट्रेडिंग कैसी चल रही है, इसको कौन डिफाइन करता है, गुड्स ट्रेड बैरोमीटर, जो कि डब्ल्यूटीओ इशू करता है। तो ये बता रहा है कि टोटल ओवरऑल स्लोइंग डाउन ऑफ ट्रेड चल रहा है, ट्रेड ग्रोथ जो है उसकी स्लोइंग डाउन चल रही है, ठीक है। बस और कुछ नहीं है। बैरोमीटर कौन पब्लिश करता है, यही इंपॉर्टेंट था। अब दूसरी चीज है
MPDA which is Marine Product Export Development Authority। तो अभी क्या हुआ है कि इसकी 50 साल है, तो 50 साल है इसीलिए आपको नहीं खुश होना है, लेकिन थोड़ा सा MPDA के बारे में पता कर लो। इंडिया का कोस्ट लाइन 7500 किलोमीटर्स का है, हमें पता है। हमारे यहाँ पे फिशरीज का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, ब्लू इकोनॉमी का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इसी पोटेंशियल को यूज करने के लिए एमपीडा बना था 50 साल पहले 1972 में। ठीक है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी ये ध्यान रखना, रेजोल्यूशन से नहीं आया। और ये कर क्या रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। एक्सपोर्ट का काम कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स करता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर ये बॉडी आती है। इसका काम क्या है कि इंडिया के जो मरीन प्रोडक्ट है ना, उनको फाइटो सैनिटरी मेजर्स चेक करके, उनकी क्वालिटी अश्योरेंस देके, उनकी क्वांटिटी इनेबल करके, ये सारी चीजें करके हम उसका एक्सपोर्ट बढ़ा दें। इसीलिए एमपीडा बना। इंडिया का पोटेंशियल क्या है ब्लू इकोनॉमी में या फिर मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने में, तो जो फिशरीज हैं हमारे यहाँ पे, हम उसके सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, विश्व में सेकेंड नंबर पे। फर्स्ट चाइना, सेकेंड इंडिया इन द टर्म्स ऑफ फिश प्रोडक्शन। और हमारा जो टोटल मरीन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट होता है ना, वो 7 से लेके 8 बिलियन तक जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने मरीन प्रोडक्ट को रेगुलेट करें। इसके क्या क्या फंक्शन है वो सब आपको ध्यान नहीं रखना, सब फालतू चीज है। बस ये रखो कि नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर और नेटवर्क फॉर फिश क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल फिशिंग, ये दोनों ही एमपीडा पब्लिश कर रहा है। ठीक है, या पब्लिश नहीं कर रहा है, इंस्टीट्यूशनलाइज किया हुआ है, एमपीडा ने इसको सेट किया। ठीक है, फिर इसके बाद एक जैसे ये कि नेशनल, अब ये नहीं आएगा यार, ये 2004 का है, एक नेशनल रेसिड्यू कंट्रोल प्लान है कि अगर आपका जो मरीन प्रोडक्ट है ना उसमें कुछ रेसिड्यू ना बच जाए, कुछ केमिकल का रेसिड्यू ना बच जाए, कोई मेडिसिनल प्रोडक्ट का रेसिड्यू ना बच जाए कि बाद में जाके वो किसी में बीमारी फैला दे, तो ये नेशनल रेसिड्यू कंट्रोल प्लान उसका है। रेगुलेट कौन करता है, एमपीडा। इन्वेस्टमेंट पे आता है। इन्वेस्टमेंट दो टाइप की होती है, एक आपकी एक तो आपकी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होती है, और एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। तो हम यहाँ पे एफडीआई देखने वाले हैं। एफडीआई में आप क्या खरीदते हो, आप डिबेंचर खरीदते हो कि इक्विटी खरीदते हो, आप इक्विटी खरीदते हो। ठीक है, और आप हो कौन जो आप खरीद रहे हो, आप रेसिडेंट हो आउटसाइड इंडिया। अगर आपने आके इंडिया में उसकी लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनी का 10% से ज्यादा का शेयर खरीद के रखा हुआ है, देन यू आर एन एफडीआई इन्वेस्टर। ठीक है, एफडीआई की रूट क्या होती है, बहुत सारे डोमेन्स है जिसमें ऑटोमेटिक रूट है, यानी गवर्नमेंट के पास आपको जाना नहीं पड़ेगा, सीधे जाके आप एफडीआई कर दो। लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स है जिसमें गवर्नमेंट रूट अलाउड है, यानी गवर्नमेंट रूट आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद एफडीआई करना पड़ेगा। एफडीआई कुछ सेक्टर्स के लिए कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अच्छे से ध्यान रखो। 9 सेक्टर्स के लिए, जैसे कि गैम्बलिंग के लिए, लॉटरी के लिए, चिट फंड के लिए, निधि कंपनी के लिए, रियल एस्टेट के लिए, एग्रीकल्चर के कुछ एरियाज के लिए, टोबैको के लिए, सेक्टर्स विच आर नॉट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर जैसे कि रेलवेज वगैरह। ठीक है, और मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग, इन सब के लिए एफडीआई अलाउड नहीं है। ठीक है, इंडिया की एफडीआई प्रोफाइल देखें तो एफडीआई का देखो, हमेशा हम एक ही रोना गाना करते हैं कि हमारा एफडीआई बढ़ता ही नहीं, हमारे पास ज्यादा एफडीआई आ नहीं रहा। स्पेशली जब से यूएस ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया ना, तो इंडिया का सारा एफडीआई उड़ के यूएस चला गया है। तो अब तो इंडिया का ग्रोथ रेट और बढ़ और कम हो गया एफडीआई में। और एफडीआई का जो आउटफ्लो है ना, यानी इंडिया कहाँ कहाँ पे एफडीआई दे रही है, वो इवेंचुअली बढ़ रहा है। तो ये दोनों ट्रेंड ध्यान रखना। और इंडिया का एफडीआई बढ़ कहाँ रहा है, ऐसा कोई हमारे यहाँ पे 5-6 अंबानी थोड़ी पैदा हो गए, पर हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम जो टैक्स हेवन्स हैं जहाँ पे टैक्स नहीं लगता, जैसे कि मॉरिशस आइलैंड, केमन आइलैंड, यहाँ पे जाके अपने एफडीआई अब यहाँ पे जाके अपने इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, अब इंडिया में सेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो बेसिकली जितना भी 62% का टोटल एफडीआई इनफ्लो है, ये सिर्फ 5 सेक्टर में जाता है। सबसे ज्यादा जाता है इंडिया में, आता है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में, फिर सर्विसेज सेक्टर में आता है, फिर ऑटोमोबाइल में आता है, फिर ट्रेडिंग में, फिर कंस्ट्रक्शन में। ओवरऑल टर्शियरी सेक्टर में सबसे ज्यादा एफडीआई इंडिया अटैक करती है। स्टेट्स की बात करें तो सिलिकॉन वैली कर्नाटका में सबसे ज्यादा आएगा, फिर महाराष्ट्र में आएगा, फिर दिल्ली में आएगा। ठीक है, यहाँ पे एफडीआई इसी ऑर्डर में जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक स्टेटमेंट बन सकता है आपके लिए कि एफडीआई का मेजर सोर्स कौन सी कंट्री है इंडिया के लिए। वेरी सरप्राइजिंगली दिस इज सिंगापुर एंड नॉट मॉरिशस। कि मॉरिशस टैक्स हेवन है, मॉरिशस जनरली फर्स्ट रहता था, लेकिन अब सिंगापुर फर्स्ट है। मॉरिशस है, फिर यूएई है, फिर यूएस है, ये ध्यान रखना।
अब देखो और क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके। तो एक पोर्टल बना दिया गया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। तो ये पोर्टल कौन बनाएगा, कौन इन्वेस्टमेंट कराता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर जो DPIIT है इसने स्टैब्लिश किया है। और इनका काम क्या है कि इंडिया में को फैसिलिटेट करना। ठीक है, इंडिया में एक एक वन सिंगल पॉइंट एक इंटरफेस बनाया जाए जहाँ पे मतलब इस पोर्टल की मदद से जितने भी लोग FDI है अंडर ऑटोमेटिक रूट, ये सारे के सारे डायरेक्टली आके इस पोर्टल पे रजिस्टर करके अपने आप को FDI इन्वेस्टमेंट करवा पाए। ठीक है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर इसके बाद आते हैं, अच्छा एक और चीज कि ये ऑटोमेटिक रूट के लिए तो है ही, ये अप्रूवल रूट के लिए भी है। अगर आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए ना तो भी आप जाके इसी पोर्टल पे लॉग इन करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, गवर्नमेंट को अप्रूवल मिलेगा तो फिर आप FDI कर दोगे। ठीक है, फिर इसके बाद एक रूल्स आए हैं, FEMA रूल्स, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट रूल। इसके अंदर क्या है ना, सपोज आपके पास कुछ बॉडीज हैं, कुछ कॉर्पोरेट बॉडीज है, जैसे LIC का भी IPO इशू हुआ था क्योंकि LIC को प्राइवेटाइज कर दिया गया। और भी ऐसी प्राइवेट कॉर्पोरेट बॉडीज जो होती हैं, इनमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ किया जा रहा है। ठीक है, अप टू 20%। तो ऐसा नहीं है कि इन्हीं सेक्टर में पहली बार हो रहा है, ऑलरेडी हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है ना उनमें फॉरेन इन्फ्लोज अलाउड है 20% तक के। लेकिन कॉर्पोरेट में नहीं थे अभी तक अलाउड, अब कर दिया है लेकिन लिमिटेड में। LIC एंड अदर कॉर्पोरेट बॉडीज में 20% तक का इन्वेस्टमेंट अलाउड है। इसको देखेगा कौन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन से रूल्स के अंदर, FEMA एक्ट 1999 में आपको बता चुका। ठीक है, अब अंकटैड देख लेते हैं। अंकटैड का कुछ नहीं करना है, देखो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब ये जो है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इसकी रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। इसको कैसे भी याद कर लो कि जो WIR है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये अंकटैड पब्लिश करता है। इसको बस आपको ध्यान रखना है, इंडिया की पोजीशन जंप कर गई है 7th पोजीशन पे, यानी इंडिया में इनफ्लो बढ़ गया है FDI का। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा FDI कौन अभी भी अट्रैक्ट करता है, यूएसए के बाद चाइना करता है, इंडिया 7वें नंबर पर। अंकटैड की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और इसके 195 मेंबर्स हैं, जितने यूनाइटेड नेशंस के उतने इसके भी हैं। और ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का पार्ट है। सब बकवास बातें, मेन चीज है कि इसकी रिपोर्ट क्या है। इसकी रिपोर्ट है, पहली बात इसमें ट्रेड आ रहा है ना, तो ट्रेड नाम की जो भी रिपोर्ट होंगी वो इसी के द्वारा बनाई गई होगी। तो जैसे ट्रेड डेवलपमेंटल रिपोर्ट, ट्रेड, और एक और कहाँ गई वो, एक आपकी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी एक तरीके से ट्रेड जैसी चीज होती है। ठीक है, और एक आपकी डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, ये एक नई रिपोर्ट है और डिजिटल इकोनॉमी बहुत ज्यादा न्यूज में, इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक, इसके बाद आता है एक्सचेंज रेट के डायनेमिक्स पे, कि इंडिया में जो रुपये है ना उसका डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो सबसे पहली बार यार रुपये का डेप्रिसिएशन क्यों होता है, जैसे हमारे फॉरेक्स कमजोर हो जाता है ना, जैसे हमारे पास फॉरेक्स कम हो जाता है, वैसे हम बोलते हैं रुपये डेप्रिशिएट कर गया, क्योंकि हमारे पास रुपये को बैक करने के लिए एक रोबस्ट बैकिंग नहीं है। ठीक है, वो फॉरेक्स होती है। तो जैसे ही अब देखो RBI कंसर्न हो गया कि यार रुपये डेप्रिशिएट कर रहा है, रुपये डेप्रिशिएट करने से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाता है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं, लेकिन हमारा इंपोर्ट महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसीलिए RBI ने बोला कि हमें इसको रुपये डेप्रिसिएशन को कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करेंगे, फॉरेक्स रिजर्व्स को बूस्ट करके, ताकि फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़े। तो फॉरेक्स रिजर्व्स कैसे बढ़ेंगे, जब हमारे पास डॉलर आएगा। डॉलर कैसे आएगा, जब हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएंगे। इन्वेस्टमेंट कैसे आएंगे, जब हम ECBs को लिबरलाइज कर देंगे, NRI के डिपॉजिट्स को लिबरलाइज कर देंगे, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से डेट आ रहा है उसको लिबरलाइज कर देंगे। तो इस तरीके से RBI चाह रही है कि फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बूस्ट हो रहा है। ठीक है, अब एक्सचेंज रेट के बारे में दिया गया है। देखो इंडिया में कौन सा टाइप का एक्सचेंज रेट है, डर्टी फ्लोटिंग रेट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ना तो ये फिक्स रेट है ना तो ये फ्लोटिंग रेट है, हम डर्टी फ्लोटिंग पे चल रहे हैं। यानी कि गवर्नमेंट एक टाइम तक एक्सचेंज रेट को मार्केट की डिमांड सप्लाई के साथ इफेक्ट होने देती है एक लिमिट तक।
उसके बाद आके गवर्नमेंट इंटरफेयर कर देती है, इसीलिए इसको मैनेज्ड फ्लोटिंग या फिर डर्टी फ्लोटिंग रेट कहते हैं, जो इंडिया ऑब्जर्व करती है। ठीक है, फिर अच्छा, एक्सचेंज रेट को क्या क्या चीजें इन्फ्लुएंस करती है, आपकी एक्सचेंज रेट क्या चल रही है डिपेंड करता है ना कि आपके यहाँ पे इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट क्या है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट से पहला, फिर इन्फ्लेशन रेट से, फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व आएंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएंगे, नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट बाहर चले जाएंगे। फिर गवर्नमेंट ने कितना डेट दे के रखा हुआ है, जितना गवर्नमेंट डेट देगी उतना उसके फॉरेक्स रिजर्व पे लाइबिलिटी बनेगी, उतना वो वीक हो जाएगा। फिर आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्टैटिस्टिक कितना है, ठीक है, इम्पोर्ट ज्यादा हो रहा है तो फॉरेक्स खाली होगा, रुपी डिप्रिशिएट करेगा, एक्सपोर्ट ज्यादा है तो डॉलर अंदर आएगा, फॉरेक्स बढ़ेगा, रुपी एप्रिशिएट होगा। फिर दूसरी चीज की स्पेकुलेशन चल रही है कि भाई कुछ गड़बड़ होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, तो लोगों ने, सारे इन्वेस्टर्स ने अपना हाथ छुड़ा लिया, फॉरेक्स फिर से कम हो गया। इकोनॉमिक आउटलुक, जैसे लोगों को प्रिडिक्ट हो रहा है कि ये रिसेशन आने वाला है तो इस वजह से भी हो सकता है। एंड लाइक सम स्पेशल कंसिडरेशन, जैसे कि हाई स्टेबिलिटी विच इंक्रीजेस डिमांड एज सेफ हेवन। मतलब कभी कभी क्या होता है कि जैसे इंडिया को सेफ हेवन कंसिडर कर दिया गया, इंटरेस्ट रेट कम कर दिए गए, तो उस केस में या तो फॉरेक्स बढ़ जाता है, या तो अगर उसके एंटी वाइब चलती है कि इंडिया अच्छा हेवन नहीं है तो फॉरेक्स बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है रुपी डेप्रिसिएशन का। पहली चीज तो मैंने आपको रीजन बता दिए बहुत सारे कि इंटरेस्ट रेट और दुनिया भर की चीजें, इन्फ्लेशन रेट, इन सबसे इम्पैक्ट होता है। अरे यार, एक मिनट। हाँ, तो इसके रीजंस क्या क्या है, देखो पहली चीज, अगर क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ गई, जैसे अभी यूक्रेन का वॉर हुआ है ना, तो उसमें क्या हुआ कि आपके ओवरऑल जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से अब हमें ज्यादा पे करना पड़ा है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया है, फॉरेक्स कम हो गया है, इस वजह से भी आपका रुपी डिप्रिशिएट कर गया। दूसरी चीज, जो यूएसए है ना, यूएसए ने अपने इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ा दिया, तो सारे जितने भी इन्वेस्टर्स इंडिया के थे ना, सब भाग भाग के कोविड के बाद से यूएसए में चले गए, इंडिया का सब कुछ छोड़ के, क्योंकि उनको पता था कि यूएसए में ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से भी रुपी डेप्रिशिएट हो गया। दूसरी चीज की एक ग्लोबल, मतलब एक जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना ग्लोबल लेवल पे जो चल रही है, उस पर टाइटनिंग हो गई है। यानी कि टाइटनिंग यानी कि क्या होता है, मतलब इन्फ्लेशन आ गया है, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया है ताकि इजी एक्सेस ना रहे पैसे का। तो जब मॉनेटरी पॉलिसी की टाइटनिंग हो जाती है ना, तो इजीली आपको डॉलर अवेलेबल नहीं होता, डॉलर अवेलेबल नहीं होगा तो मतलब आपके फॉरेक्स रिजर्व वीक हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज कि आपका कैपिटल आउटफ्लो होता जा रहा है, यानी कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो जबरदस्ती बाहर जाते जा रहे हैं। रीजन मैंने आपको बताया है, कुछ यूएसए में भाग गए, कुछ सिंगापुर भाग गए, अलग अलग जगह भाग गए। ठीक, डोमेस्टिक फैक्टर क्या हो सकते हैं कि कंट्री में इन्फ्लेशन चल रहा है, कंट्री में इन्फ्लेशन यानी कि रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, यानी कि फॉरेक्स वीक हो गया। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट वाइड हो रहा है, तो इसका भी यही पूरा यही लॉजिक है, रुपी वीक हो जाएगा, फॉरेक्स कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके यार इम्पैक्ट क्या होता है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये है रुपी डेप्रिसिएशन का कि आपकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी कम हो जाएगी, कुछ भी बाहर से एक्सपोर्ट करने की कोशिश करोगे ना, सॉरी इंपोर्ट करने की कोशिश करोगे, आपको महंगा पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ जाएगा, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी लीड कर सकता है। ठीक है, इंपोर्ट बिल बढ़ेगा ऑब्वियसली, तभी तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा। फिर आपको क्या होगा कि आपको, ऑल्दो लोगों के पास डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है। ठीक है, सप्लाई क्यों नहीं है, क्योंकि आप इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, इंपोर्ट नहीं कर पा रहे तो मैन्युफैक्चर नहीं कर पाओगे, मैन्युफैक्चर नहीं करोगे तो सप्लाई क्या करोगे, सप्लाई नहीं कर पा रहे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि अब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। ठीक है, फिर दूसरे इम्पैक्ट क्या है, डिक्लाइन इन इम्पोर्ट कवर, लोअर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा, ये सब आपका दूसरे इम्पैक्ट हो गए रुपी डिप्रिसिएशन। अब आते हैं कि इंडिया का फॉरेक्स डायनेमिक क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी क्या हुआ था, कोविड के टाइम पे इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व रिकॉर्ड हाई चला गया था। हाँ, लेकिन अब दोबारा से हमारे फॉरेक्स रिजर्व डिक्लाइन होते जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंडिया का फॉरेक्स पाई चार्ट चेक कर लेते हैं कि इसका मैनेजमेंट कौन करता है और इसका कंपोजिशन क्या है। तो हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व है ना, इसमें सबसे ज्यादा फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी में भी सबसे ज्यादा डॉलर है, फिर उसके बाद बाकी की जो जितनी करेंसीज है वो सारी है। ठीक है, फिर बाकी
हम गोल्ड खरीद लेते हैं। और इस बार क्या हुआ कि बहुत सारी कंट्रीज ने ना डी डॉलराइजेशन कराने के चक्कर में अपनी फॉरेन करेंसी एसेट कम करके गोल्ड बहुत ज्यादा खरीदना चालू कर दिया था। तो अचानक से ना ग्लोबल लेवल पे गोल्ड के बहुत क्राइसिस हो गई थी। तो जो गोल्ड रिजर्व है वो 7% तक रहता है इंडिया में। उसके बाद स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स रहते हैं। स्पेशल ड्रॉइंग राइट किसके होते हैं, ये यूपीएससी पूछ चुका है। तो आईएमएफ इशू करता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट, यानी कि एक बास्केट ऑफ करेंसी है, उस पे एक इंटरनेशनली अक्लेम्ड बास्केट ऑफ करेंसी है, उस पे आपका कुछ परसेंट का राइट रहता है। तो इंडिया का राइट है कुछ सपोज की 0.16% का, डिपेंड करता है कि आपकी जीडीपी कितना, आपने कितना कंट्रीब्यूट करके रखा हुआ है। तो इन सब बेसिस पे डिफाइन होता है कि आपका उस बास्केट ऑफ करेंसी में राइट कितना है लोन लेने का। दैट इज योर स्पेशल ड्रॉइंग राइट, ठीक है। फिर इसके बाद आपकी एक रिजर्व, जैसे रिजर्व ट्रांच होती है, तो वो पोजीशन है आईएमएफ ही वो मेंटेन करके रखता है। तो वो भी 1% पे इंडिया की है। तो हमने देखा कि सबसे ज्यादा फॉरेन करेंसी है, फिर उसके बाद गोल्ड है, फिर एसडीआर है, फिर रिजर्व पोजीशन है, ठीक है। अब इंडिया में जो फॉरेन करेंसीज है वो कौन कौन सी है, एक तो यूएस का डॉलर हो गया, यूरो हो गया, ब्रिटिश पाउंड हो गया, जापानीज येन हो गया, चाइनीज युआन हो गया, ठीक है। अब फॉरेन रिजर्व्स को मेंटेन कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है, तो ऑब्वियसली आरबीआई करेगा। आरबीआई कौन से एक्ट के अंदर करेगा, अपने फाउंडेशनल एक्ट 1934 के अंदर। और क्योंकि फॉरेक्स जो रिजर्व्स हैं वो हम ट्रेड के लिए यूज करते हैं, है ना, वो हम आगे पीछे ट्रेड करने के लिए यूज करते हैं, तो डेफिनेटली इट विल बी रेगुलेटेड बाय फेमा एक्ट ऑफ 1999, ठीक है। हम नीड फॉर फॉरेक्स रिजर्व वगैरह ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रीजन देख लेते हैं कि फॉरेक्स फॉल क्यों कर गए हमारे। तो पहली चीज तो ये थी कि फॉरेक्स फॉल कर गए क्योंकि सारा कैपिटल उड़ के यूएसए चला गया, यूएसए ने अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी, पहला रीजन ये। दूसरी चीज की आरबीआई ने भी बहुत सारे इंटरवेंशन करे ताकि रुपये की जो एक्सेसिव वॉलेटिलिटी हो रही थी ना, कि लोग सारे लोग मैं आपको कल बताया था वो हेलीकॉप्टर मनी वाला कॉन्सेप्ट, कि रुपये बहुत ज्यादा यूज हो रहा था, तो उसकी वजह से उसको कंट्रोल करने के लिए भी आरबीआई ने क्या किया था कि अपने फॉरेक्स थोड़े से रिलीज कर दिए थे, और फिर बाद में उसको मतलब बाद में रुपये की वॉलेटिलिटी को कंट्रोल कर लिया था। क्योंकि ऐसा हो रहा था कि जैसे सपोज करो कि वॉलेटिलिटी मतलब क्या होता है कि अभी अभी अगर सपोज $1 इज इक्वल टू 60, तो अगले दिन आप देखो कि $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज हो गया। अगर इतनी जल्दी से रुपये चेंज होगा तो हमारे पास बहुत इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको स्टेबलाइज करने के लिए कि ये 70 के नीचे ही रहे, या सपोज किसी पर्टिकुलर बेंचमार्क के नीचे ही रहे, तो गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से फॉरेक्स डाल देती है, आरबीआई खुद की तरफ से डाल देती है, ठीक है। दूसरी चीज कैपिटल वगैरह सब आउटफ्लो हो गया, एफडीआई बाहर चला गया, एफडीआई बाहर चला गया, ठीक है। और तीसरी चीज फॉरेक्स इसीलिए भी गया क्योंकि लोगों ने इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया, क्योंकि ग्लोबल आउटलुक काफी पुअर चल रहा था, ठीक है। अब ना मैंने आपको गोल्ड की बात बताई थी कि कैसे आपका एक गोल्ड का क्राइसिस हो गया था वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने ये कहा कि सेंट्रल बैंक्स जो है ना अक्रॉस द ग्लोब, ये डी डॉलराइजेशन कराने के चक्कर में सारे के सारे गोल्ड खरीद रहे हैं। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट बायर था इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2022, ठीक है। और उसके बाद से अप्रैल के बाद से ये लार्जेस्ट बोरोवर बन चुका है गोल्ड का। तो इंडिया खूब गोल्ड खरीद रहा है। तो गोल्ड खरीदने से होता क्या है, आपका एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट वीक होता है, क्यों, क्योंकि आपने भाई इंपोर्ट किया ना, उसके बदले पैसे दिए आपने। दूसरी चीज कि इसका ट्रेंड का रीजन क्या है, कि पहली चीज कि लोग अपनी खुद की मतलब डॉलर पे डिपेंडेंसी कम दिखाना चाह रहे हैं, अपनी खुद की करेंसी की वेटेज को बढ़ाना चाह रहे हैं, और ग्लोबल अनसर्टेनिटी को डील करना चाह रहे हैं। क्योंकि जो गोल्ड है ना, गोल्ड की वैल्यू हमेशा बढ़ती है, गोल्ड की वैल्यू कभी कम नहीं होती। तो ग्लोबल कितनी भी अनसर्टेनिटी चले, आपको हायर रिटर्न ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना गोल्ड वाला। इसके बाद कुछ और ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आईएमएफ। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये दोनों है सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, ट्विन सिस्टर्स। एक ही साथ आई थी, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, तब डिसाइड किया गया था कि आईएमएफ बनाएंगे और वर्ल्ड बैंक बनाएंगे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। ऑल्दो दोनों के काम अलग अलग रहेंगे। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि दोनों सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस है, दोनों के हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, लेकिन अगर किसी कंट्री को वर्ल्ड बैंक का पार्ट बनना है, वर्ल्ड बैंक का पार्ट मतलब क्या, वर्ल्ड बैंक क्या करवाती है, कंट्री की डेवलपमेंट कराती है, कंट्री में पॉवर्टी एलिवेशन कराती है, ठीक है।
अगर आपको ये सारे बेनिफिट चाहिए तो आपको आईएमएफ का पार्ट पहले बनना पड़ेगा। आईएमएफ क्या कराता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ स्टेबिलिटी इंश्योर करता है। तो जब आप प्रॉमिस करोगे कि आप ये स्टेबिलिटी दे रहे हो, तब तो जाके वर्ल्ड बैंक आपके लिए डेवलपमेंटल और पॉवर्टी एलिवेशन कराएगा। इसीलिए कंट्रीज को पहले आईएमएफ ज्वाइन करना होता है, तब जाके वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट बनता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया फाउंडिंग मेंबर है दोनों का ही। और यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि आईएमएफ की रिपोर्ट्स कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, इसीलिए आपको उसको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये तो याद ही रखोगे, आईएमएफ का काम ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना है, ठीक है। और दूसरी चीज, इकोनॉमिक आउटलुक, पूरी दुनिया का इकोनॉमिक आउटलुक देखेगा कौन? वर्ल्ड बैंक के पास काम नहीं, टाइम नहीं है, वो डेवलपमेंट और पॉवर्टी वगैरह देखेगा। तो बचा कौन? आईएमएफ। तो आईएमएफ ही देखता है, ठीक है। अब एक और चीज होती है, आईएमएफ के अंदर ही अंदर ना एक एडवाइजरी बॉडी है, इसका नाम है इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी, ठीक है। ये किसके अंदर है? आईएमएफ के अंदर। तो आपको नाम से समझ में आ जाएगा, कोई बहुत साइंटिफिक चीज तो है नहीं है। इस पे इंडिया मेंबर है और इसका काम क्या होता है? ये कोई डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है, डिसीजन मेकिंग बॉडी इसकी जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली या फिर इसका सेक्रेटेरिएट है, ठीक है। लेकिन इसका काम क्या होता है? उस डिसीजन मेकिंग बॉडी को ये स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन देता है कि आगे काम क्या करना है, ठीक है। ये जनरली 2 साल में एक बार, सॉरी 1 साल में 2 बार मिलता है और इंडिया इसका मेंबर है, बस इतना ध्यान रखना। ये हो गया हमारा आईएमएफ सी। अब स्पेशल ड्राइंग राइट क्या होता है? तो अभी क्या हुआ, जब एसडीआर का वैल्यूएशन हो रहा था ना, स्पेशल ड्राइंग राइट मैंने आपको बताया कि कुछ ड्राइंग राइट्स होते हैं करेंसी, एक बास्केट ऑफ करेंसी के 6 करेंसीज टोटल होती हैं इसमें। तो उसका वेटेज ना आईएमएफ ने रिवाइज कर दिया, उसने बोला है कि यूएस डॉलर और चाइनीज युआन, इनका क्योंकि जीडीपी भी बढ़ रहा है और इनका शेयर भी बहुत ज्यादा है, इसके चलते इनका वेटेज जो है ये बढ़ जाएगा एसडीआर में। एसडीआर होता क्या है? ये एक इंटरनेशनल रिजर्व है, ठीक है। एक रिजर्व है जो कि आईएमएफ ने 1969 में क्रिएट किया था, जो कि कंट्री के खुद के फॉरेक्स रिजर्व को कॉम्प्लीमेंट करता है। कि एक तो कंट्री के पास अपना खुद का फॉरेक्स रिजर्व है और एक उसका आईएमएफ के पास रिजर्व है, ठीक है। ये 5 करेंसीज के बास्केट से बनता है। यूएस डॉलर का हाईएस्ट वेटेज है, फिर चाइनीज, फिर यूरो का है, फिर चाइनीज युआन का है, फिर जापानीज का है, फिर ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग का है। ब्रिटिश पाउंड का लोएस्ट वेट है। ये क्रोनोलॉजी आपको आ सकती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जितना आईएमएफ की किसी कंट्री को एसडीआर का शेयर मिला है, वो उस बात पे डिपेंड करेगा कि उस आईएमएफ कंट्री ने कितना शेयर दिया था, ठीक है। जैसे इंडिया ने सपोज करो कि 25% का शेयर दिया है, तो इसके पास एसडीआर राइट हो जाएंगे 0.25% के, ठीक है, मतलब प्रोपोर्शनल रहता है। अब वर्ल्ड बैंक पे आते हैं। आईएमएफ तो पहली बहन हो गई, दूसरी बहन हो गई वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक भी वही ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से बना था 1944 में। इनिशियली इसका नाम वर्ल्ड बैंक नहीं था, इनिशियली इसका नाम था आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इकोनॉमीज की रीएस्टैब्लिशमेंट, स्पेशली लो इनकम इकोनॉमीज की रीएस्टैब्लिशमेंट के लिए बना था, ठीक है। अब जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, ये बेसिकली 6 ऑर्गेनाइजेशन को कवर करता है, 6 सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत सारी है, एक आपका एक एक करके चलो बता देती हूँ। एक तो आपका आईबीआरडी है। आईबीआरडी क्या करता है? ये सारे पॉवर्टी एलिवेशन और डेवलपमेंटल प्रोग्राम जो है वो आईबीआरडी ही परस्यू करता है। सबसे पहले आईबीआरडी बना था 1944 में। इसके बाद 1956 में बना, क्रोनोलॉजी के हिसाब से बता रही हूँ, 1956 में बना इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसका मतलब ये है कि अभी तक तो भाई पब्लिक सेक्टर ही काम करता आ रहा है डेवलपमेंट में, ये चाह रहा है कि अब प्राइवेट सेक्टर भी ग्लोबल डेवलपमेंट में काम करे, ठीक है। इसके बाद बनता है आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंटल एजेंसी। तो ये जो है आईडीए, ये सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करता है ऑलमोस्ट 0 इंटरेस्ट रेट पे, ये आपको डेवलपमेंटल लोन देता है और इंडिया इसका लार्जेस्ट बेनिफिशियरी है, ठीक है। इंडिया में जितना भी जो भी डेवलपमेंट वगैरह होता है ना, वो जनरली हम आईडीए से ही उठाते हैं, क्योंकि हमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता बहुत सारे में, या फिर कम इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसके बाद स्टैब्लिश हुआ आईसीएसआईडी, जिस इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे ज्यूरिसडिक्शन में काम कर रहा है तो कोई ना कोई केस हो जाएगा, कोई एक दूसरे से कोई ग्रीवेंस ले लेगा, आर्बिट्रेशन बैठेगा। तो उसके लिए सेटल, मतलब ये सारे डिस्प्यूट्स को सुलटाने के लिए आईसीएसआईडी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया
इन सब का पार्ट है, इंडिया तीनों का पार्ट है, लेकिन आई मीन इंडिया ये पांचों का पार्ट नहीं है, आईसीएसडी का पार्ट नहीं है, बाकी इन चारों का पार्ट इंडिया है, ठीक है। फिर इसके बाद मीगा विच इज मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, तो ये इन्वेस्टमेंट कराता है, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट या एफडीआई को प्रमोट करता है। जैसे इंडिया में एफडीआई कम चल रहा है ना, तो वर्ल्ड बैंक जाके बाकी कंट्री को बोलेगा कि इंडिया में एफडीआई करोगे तो हम आपको कुछ बेनिफिट देंगे, तो एफडीआई प्रमोट होता है मीगा से, ठीक है। इसकी रिपोर्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देख लो। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट जहां पे भी आ रहा है, मैंने आपको बताया वर्ल्ड बैंक का काम ही डेवलपमेंट करना है, ठीक है। एक्सट्रीम पॉवर्टी, शेयर प्रॉस्पेरिटी और टू इनेबल डेवलपमेंट, जहां पे भी डेवलपमेंट आएगा ना, वहां पे आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट है। और एक और ये ध्यान रखना है, गैप, जीईपी, ये काफी पूछा जाता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, सॉरी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन करता है, आईएमएफ। और वर्ल्ड बैंक क्या करता है, जीईपी। इसका दूसरा ट्रिक ये है कि जनरली जहाँ पे ग्लोबल वर्ल्ड रहता है ना, जनरली जहाँ पे ग्लोबल वर्ल्ड होता है वहां पे वर्ल्ड बैंक का ही कोई रोल होता है, एक्सेप्ट फॉर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी करना किसका काम है, आईएमएफ का। अब कुछ की टर्म्स देख लेते हैं, नीचे से स्टार्ट करती हूँ तो सही रहेगा। तो सबसे पहले तो मैंने आपको इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जैसे बताया था, तो ये वर्ल्ड बैंक का ही एक ऑर्गन है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक ऑर्गन है। और इसने क्या किया ना, अभी अभी एक ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो ये फूड सिक्योरिटी में कौन कौन आएगा, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन होगा, क्योंकि आईएफसी का काम ही यही है। तो देखो वही चीजें बोल रहा है, इसमें क्या इतना पता करने की बात है। इंडिया का वही मैं आपको बता चुकी हूँ, सबका मेंबर है, आईसीएसआईडी का नहीं है बस, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें रेलेवेंट है, अभी हमने ऊपर डिस्कस कर दी। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, यूपीएससी बिल्कुल कंसर्न नहीं है इस चीज से, लेकिन हम ये देख लेते हैं कि रिवर्स करेंसी वॉर क्या होता है। देखो मैंने आपको बताया कि यूएस ने क्या किया, अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी, इन्फ्लेशन आया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी। तो क्या हुआ, सारी कंट्रीज का एफडीआई एफपीआई दौड़ के यूएस में चला गया, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा फॉरेक्स वीक हो गया। हमारा फॉरेक्स वीक हो गया मतलब कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है, इसका मतलब क्या कि हमारी करेंसी वीक हो गई। और सिर्फ हमारी नहीं हुई यार, पूरे वर्ल्ड में सबकी हुई, ठीक है। तो करेंसी, इसको बोलते हैं करेंसी वॉर। यहाँ पे यूएसए ने जबरदस्ती अपने इंटरेस्ट रेट ऐसा बढ़ाया कि सारे लोग यूएसए की करेंसी में डील करने लगे, बाकी करेंसीज डी वैल्यू हो जाए। तो इसको डील करने के लिए जो बाकी करेंसीज है ना, इंडिया, चाइना, जापान, ये सारी जो कंट्रीज है, इनने रिवर्स करेंसी वॉर कर लिया है। तो ये अब क्या कर रहे हैं, डी डॉलराइजेशन, जो मैं इतनी देर से चीख चीख के चिल्ला रही हूँ, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ देयर ओन करेंसी, डी डॉलराइजेशन ऑफ देयर इकोनॉमी, इसी को बोलते हैं कि करेंसी वॉर पे, रिवर्स पे वॉर कर देना, ठीक है। तो रिवर्स करेंसी वॉर। फिर आपको ये नहीं देखना कि इसकी रिपोर्ट ने क्या बोल दिया, और इंटरनेशनल बिजनेस, इंडियन बिजनेस पोर्टल क्या होता है ये भी आपको नहीं देखना, कि किसने डेवलप किया ये तक इंपॉर्टेंट नहीं है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, कभी नाम भी नहीं सुनते इन सबका, ये सब एकदम अननेसेसरी का ओवरलोड है। निर्यात क्या होता है, निर्यात जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, कुछ ट्रेड रिलेटेड चीज होगी। तो निर्यात पोर्टल जो है, ये आपको सारी इंफॉर्मेशन देगा कि इंडिया में कितना ट्रेड चल रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इम्पोर्ट हो रहा है, और रियल टाइम डेटा सारे स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं एग्जिम बैंक पे। अच्छा, ऐसा भी कोई बैंक होना चाहिए ना जो एक्सपोर्टर्स के लिए ही काम करे, एक्सपोर्टर्स या इम्पोर्टर्स के लिए काम करे स्पेसिफिकली, ठीक है। इसमें ऐसे बैंक्स में आप अपने स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, वो मेंटेन कर सको, ताकि आपकी करेंसी रेडीली अवेलेबल, कन्वर्टेबल हो। तो इसीलिए एग्जिम बैंक बनाया गया 1981 में, ईयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या करता है कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, रीजनल डेवलपमेंटल बैंक्स होते हैं, सोवरेन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल एंटिटीज होती हैं, इन सबको ये लाइन ऑफ क्रेडिट यानी लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ताकि इंडिया में डेवलपमेंट हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके, और इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़े, पॉजिटिव में जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये वाला बैंक। अब आते हैं रूल्स ऑफ ओरिजिन, भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो क्या होता है, जब भी कोई कंट्री कमिट कर देती है ना कि हम आपके साथ एफटीए करेंगे, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करेंगे, तो वो कंट्री, जैसे सपोज करो कि इंडिया ने एफटीए कर दिया मलेशिया के साथ,
ठीक है। तो इंडिया बोलेगी कि मलेशिया वालों, तुम जो मुझे बेचोगे ना उस पे मैं दे दूंगा, यानी कि उस पे मैं तुम्हें ड्यूटी पे कंसेशन दूंगा, ऐसे हर चीज में नहीं दूंगा। अब क्या होता है, इसका मिसयूज कर लेता है जैसे चाइना जैसी कंट्री। तो क्या हुआ कि मलेशिया ने बोला कि चलो एफटीए चल रहा है तो इंडिया को एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, सस्ते प्रोडक्ट बेचेंगे। तो चाइना से सपोज हमारे पास मोबाइल बन के आया, ठीक है, चाइना ने पूरा मोबाइल बना के दिया, इस मोबाइल को हमने खोला, रिफर्बिश किया, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके एक नया मोबाइल बना दिया, और फिर इंडिया को आपने बेच दिया, और इंडिया को बोला कि मेरे को ड्यूटी फ्री दे दो। तो इससे ओवरऑल फायदा किसका हुआ भाई, चाइना का हुआ ना, क्योंकि आपने तो मलेशिया से लिया और मलेशिया चाइना से ले रहा है। अगर आप मलेशिया से जितना ज्यादा लोगे उतना ज्यादा चाइना से लेगा, और चाइना के साथ एफटीए थोड़ी है। तो इसीलिए डब्ल्यूटीओ ने इनिशिएट किया है रूल्स ऑफ ओरिजिन, कि प्रोडक्ट जो ओरिजिन कंट्री में है ना, उसमें ओरिजिन कंट्री में जो ड्यूटीज एप्लीकेबल है वही उस प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल होंगे। तो आपको कंसेशन मिलेगा कि नहीं, डिपेंड करता है कि आपका 35% से ज्यादा का प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो आपकी ओरिजिन कंट्री से ही बना होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा। अभी न्यूज में ये है कि देखो दो रूल्स चल रहे हैं, एक है कारोटा रूल, कस्टम्स के रूल चल रहे हैं, ये भी रूल्स ऑफ ओरिजिन के हैं, और एक एफटीए के अंदर रूल्स ऑफ ओरिजिन चल रहे हैं। तो इन दोनों में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, दोनों सेम रूल है ना, सेम टाइप के रूल है रूल्स ऑफ ओरिजिन पे, तो जब इन दोनों पे कॉन्फ्लिक्ट चलेगा तो जीतेगा कौन? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस ने बोला कि हमेशा एफटीए वाला रूल्स ऑफ ओरिजिन जीतेगा, इट विल प्रिवेल, ठीक है, नॉट कारोटा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि कारोटा रूल्स के अंदर क्या होता है, अगर आपको ड्यूटी अवेल करनी है, एफटीए या आपको कोई भी ड्यूटी में कोई टैक्स बेनिफिट वगैरह चाहिए, तो उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा प्रूफ के साथ कि 35% से ज्यादा वैल्यू का जो आपका प्रोडक्ट है वो खुद आपके ओरिजिन कंट्री में बना है, बाहर से नहीं आया, तभी जाके मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम न्यूज में क्यों है, क्योंकि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस की रिपोर्ट आई थी, सुनो। देखो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस, तो ये जो कॉम्पिटिटिवनेस वगैरह है ना, ये ऐसे फोरम वोरम ही लाएंगे, ये कोई बॉडी थोड़ी लाएगी, वर्ल्ड बैंक थोड़ी कॉम्पिटिटिवनेस दिखाएगा, आईएमएफ थोड़ी दिखाएगा, तो इकोनॉमिक फोरम लाता है, ठीक है। और इसमें हमें ये कहा गया है कि इंडिया का जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो सारी एशियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा, शार्पेस्ट राइज हमने दिखाया, और ग्लोबल सॉरी, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमी, सॉरी सॉरी, जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है ना, ये कौन पब्लिश करता है, आईएमडी। और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जैसे इसमें वर्ल्ड लिखा हुआ है और इसमें वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देख लेते हैं। 1971 में ये बना था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका मोटो क्या है, ऑन्टरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना है, ये ध्यान रखना। इंडिया इसकी मेंबर कंट्री है, इसकी रिपोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आईएमएफ के बाद। तीन ही की तो रिपोर्ट याद करनी होती है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसमें क्या, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, जेंडर गैप, ग्लोबल रिस्क, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक। ट्रिक मुझे इसमें यही लगती है कि जो भी प्रोग्रेसिव टाइप के नाम होते हैं ना, प्रोग्रेसिव जैसे कॉम्पिटिटिवनेस, जेंडर गैप, साइबर सिक्योरिटी, ये सारे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही पब्लिश करता है। इसके बाद लास्ट टॉपिक ये देख लेते हैं यार कि एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगी क्योंकि मैं बहुत बोलते बोलते थोड़ा सा ड्रेन हो गई हूँ अभी। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, देखो कभी कभी क्या होता है, सपोज करो कि मेरे कंट्री में बिक रहे थे सेलफोन्स, ठीक है, मेरी कंट्री में सेलफोन बिक रहे थे 10,000 के, चाइना आया, चाइना ने 5,000 के अंदर सेम क्वालिटी का सेलफोन बेचना चालू कर दिया, तो क्या होगा भाई, मेरे सारे प्रोडक्ट को चाइना खराब कर देगा, कोई मेरे इंडिया के प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं, सब चाइना का खरीद लेगा, ठीक है। और हमारे यहाँ पे डंपिंग हो जाएगी चाइना चाइना के प्रोडक्ट की। इसी डंपिंग को रोकने के लिए एक ड्यूटी लगाई जाती है, पैसा मांगा जाता है, ठीक है, एक प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ मांगा जाता है, जिसको बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है। और ऐसा कौन से प्रोडक्ट पे लगाया जाता है, तो चाइना ऐसा नहीं कि 5,000 में बेच नहीं सकता, लेकिन हर कंट्री ने ना अपना एक फेयर मार्केट वैल्यू डिसाइड करके रखी है, ये बोला हुआ है कि कोई भी जो मोबाइल फोन है वो 9,000 से कम में नहीं होना चाहिए। अब अगर चाइना उसके बाद भी 5,000 का फोन लेके आ जाए, तो चाइना के ऊपर ये जो 4,000 रुपए का एवरेज आया, इसकी डंपिंग ड्यूटी लग जाएगी, इसका कुछ परसेंट का इस पर डंपिंग ड्यूटी लगेगी। तो कौन मैनेज करेगा, इसको मैनेज करेगा ट्रेड रेमेडीज, डायरेक्टर जनरल फॉर ट्रेड रेमेडीज, विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है।
क्योंकि एंटी डंपिंग वगैरह आपका देखता है। ऐसे एक सेफ गार्डिंग ड्यूटी भी होती है, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान रख लेना। और आज के लिए इतना ही यार, थोड़ा सा थक गई हूँ मैं अभी। मैं बाकी कल आपको इकोनॉमी कवर करवा दूंगी। कल मैं आपका लास्ट सेशन ले लूंगी, इससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए होगा। आई विल डू दैट। एकदम अगल बगल है, सिर्फ एक विकेट का अंतर है। बिग हिटर्स अभी बाकी हैं। ओके देन, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करें आप लोग सब। बाय बाय।